अब आता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या डैनियल सेल। The cell which involves a spontaneous redox reaction to generate electricity is called galvanic cell या voltaic cell। ये दोनों ही बेसिकली साइंटिस्ट हैं। Voltaic cell was first discovered by Alessandro Volta. Daniel constructed the first voltaic cell using zinc and copper electrodes। इसको आगे फर्दर समझने से पहले ज़रा अगर हम जाके अपनी इस डेफिनेशन को देख लें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें हमने टाइप पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा था डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमने पढ़ा था। और इसके अंदर इसका मतलब क्या बना कि यानी कैसे, यानी सेल जिसके अंदर आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाए तो हम उसको सेल कहते हैं। अभी पिछली जितने भी पढ़ी हैं हमने वो सारी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े हैं, जिसके अंदर आपने बिजली को पास करके मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन करवाए थे। वो तो हो गए आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आने लगे बिल्कुल अपोजिट, यानी उसके जिसमें आप पढ़ने लगे हैं वोल्टाइक गैल्वेनिक सेल, और उनकी आगे एग्जांपल है बेसिकली डैनियल सेल। तो इसको भी देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें डाउन सेल भी पढ़ा, नेल्सन सेल भी पढ़ा, इसके अलावा और भी हमने कई मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े। अब आने लगा गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल या जिसे हम डैनियल सेल, उसकी एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ेंगे, और फ्यूल सेल भी उसके अंदर आएगा। तो इसको समझने के बाद लेट अस गो बैक, अपनी उसी वापस जाते हैं इस जगह पर। तो सबसे पहले हमने डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन पढ़नी है आपने। तो डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे इसकी एक एनिमेशन देखेंगे, फिर आपको ज़रा फर्दर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। वोल्ट मीटर होता है या समटाइम बल्ब लगाया होता है यहाँ पर इस पोजीशन पर। वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को इंडिकेट करता है। वो अपना रोशन होकर भी बता देगा या उसमें वोल्टेज की जो मूवमेंट होगी नीडल की, उससे भी पता लग जाएगा कि इसमें से बिजली पास हो रही है कि नहीं हो रही। तो वोल्ट मीटर भी यूज़ हो सकता है सो दैट वी कैन कैलकुलेट दी या मेजर दी वोल्टेज ऑफ द सेल। जिंक बार होगी। जिंक बार आपके पास इस वक्त यहाँ पर ये है जिंक बार, जो लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, और वो 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप की होगी हमने, ये 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद है कॉपर बार होगी और वो डिप होगी हमारी 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है CuSO4 ये वाला, और 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब आता है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है? इट इज़ एन इन्वर्टेड ग्लास यू ट्यूब। ये यू ट्यूब वो वाली नहीं जो कि हम आजकल देखते हैं, ये यू ट्यूब असल में इसको हम कहते हैं ये, क्योंकि इसकी जो शेप है ये इस वक्त इन्वर्टेड शेप नज़र आ रही है ना। तो बेसिकली ये अभी आपको दिखाते हैं उसकी शेप भी जो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं। तो यू ट्यूब इट कंटेन्स एन इनर्ट जेल हैविंग इलेक्ट्रोलाइट KCl। उसमें एक जेल होती है, जेल के अंदर हमने पोटाशियम क्लोराइड या कोई किसी किस्म का भी इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम सल्फेट भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिजॉल्व किया होता है। इट्स आयंस डू नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोड और विद आयंस इन सोल्यूशन। ये इसके जो आयंस हैं जो इसमें U2 में होते हैं, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, ना तो वो इस अंदर एंटर होने के बाद इन हाफ सेल्स के अंदर रिएक्शन करेंगे, ना ही वो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करेंगे। इट अलाउज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सोल्यूशंस। ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के रेफरेंस सेंस है, वो भी आपको समझ आएगी जब हम इसकी एनिमेशन देखेंगे। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्यूशन, और वो दोनों सोल्यूशंस को आपस में मिलने भी नहीं देगा। और इट कीप्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच हाफ सेल। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखता है या बहाल रखता है। ईच कंपार्टमेंट ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड हाफ सेल। ये इस वक्त ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त ये एक हाफ सेल है और ये भी हाफ सेल है। इसको आप ऑक्सीजन हाफ फ्रैक्शन भी कह सकते हैं या रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन इधर होगा। और इस हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटल रॉड डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। हाफ सेल का मतलब क्या होता है कि जब आप एक रॉड, जिंक रॉड है, तो उसको आपने 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया तो ये हाफ सेल है। और कॉपर सल्फेट जो कॉपर रॉड है वो कॉपर सल्फेट में डालेंगे, उसमें डिप करेंगे तो ये दूसरा हाफ सेल है, और इन दोनों को मिलाने से हमारा एक कंप्लीट सेल क्रिएट होता है। अच्छा, इसके बाद हम वर्किंग जो है, वर्किंग तो पढ़ना ही है, हमने लाजम आके वापस आके पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा इसकी एनिमेशन देख लें तो फिर वर्किंग समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन उससे भी पहले कुछ तस्वीरें देख लें। मसलन ये भी एक तस्वीर है
वो है हमारे पास डैनियल सेल की, जिसमें कॉपर सल्फेट आपको राइट साइड पर नज़र आएगा, जिंक सल्फेट आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आएगा। दरमियान में जिंक सल्फेट यूट्यूब में डाला हुआ है और यहाँ पर वोल्टमीटर शो हो रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आपके सामने बिल्कुल डैनियल सेल ही है, जिसमें आपके सामने जो है वो बीकर्स वगैरह वो छोटे बड़े तो हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको यूट्यूब भी नज़र आ रही है और इन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट भी किया हुआ है और वोल्ट मीटर से भी जोड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज भी नोट करेगा और पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी बता देगा, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही। फिर उससे अगला देखें, उसमें भी आपको ये मैं इसमें मुख्तलिफ किस्म की फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट सोल्यूशन ही है जिनको यूट्यूब के साथ जोड़ा हुआ है। कॉपर की जो स्ट्रिप है, जो हमारे पास एनोड है, उस कॉपर का ख़ास पॉइंट यही है कि उसका जो कलर होता है, कॉपर कलर नाम वैसे भी हमारे यहाँ मशहूर है कॉपर कलर। और ये जिंक, जिसे आप उर्दू में स्लेटी रंग भी कह सकते हैं या ग्रे रंग के यानी इसकी जो मेटल होता है उसका कलर होता है। तो ये दो कलर तो बहरहाल याद रहेंगे क्योंकि ये बार बार डैनियल सेल की एग्जांपल्स आती हैं मुख्तलिफ जगह पर, तो उसमें ये ही जनाब आपके कलर जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे आपको इसके। और ये साथ जोड़ा हुआ है इसको वोल्ट मीटर के साथ। फिर आगे देखते हैं, एक और आपको नज़र आ रहा है, तो ये मैं खुद जानकर दिखाया था आपको मुख्तलिफ किस्म की, यानी आपको डैनियल सेल दिखा रहे हैं डैनियल सेल सारे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अभी तक जितने भी आए, एक और आगे आ रही हैं, 2-3 आ रही हैं, तो जस्ट एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। तो अब उसके बाद अगले देखें, यहाँ पर भी वही आपको नज़र आ रहा है और साथ वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज नोट करेगा। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट। ये आपके पास कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है, दरमियान में यूट्यूब है। उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है थ्रू वोल्ट मीटर 1.1 और वोल्ट मीटर के साथ जुड़े हुए, और वोल्ट मीटर 1.1 जो है वो उसकी वोल्टेज नोट कर रहा है। तो उसके बाद आने लगा जनाब नेक्स्ट, ये है मेरे पास आने लगा ये यूट्यूब आ गई आपके पास। ये इस वक्त खाली है यूट्यूब भी मुख्तलिफ शेप्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के अंदाज़ हैं उसके। तो बहरहाल ये एक यूट्यूब है, ये इस वक्त खाली है। ये भी एक यूट्यूब है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको अभी फर्दर प्रोसेस करने जा रहे हैं। इसी को उल्टा करके रखा जाता है, लेकिन डेफिनेटली ये लिक्विड है तो लिक्विड तो गिर जाएगा, तो इसीलिए इसके अंदर जेल डाली जाती है ताकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जेल के अंदर फंसा रहे। उसके बाद इनके इन एंड्स के ऊपर लगा दी जाती है रुई, कॉटन लगा दी जाती है ताकि जब इसे उल्टा किया जाए तो उसमें से सोल्यूशन बाहर की तरफ ना आए। तो बिल्कुल एक जेल की तरह ये इसके अंदर जम जाता है। जब इसमें से बिजली पास की जाती है, जब ये कंप्लीट सर्किट के अंदर मौजूद है, तो उस वक्त आयन की इनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होती है वो तभी हम पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा हमारा डैनियल सेल। तो अब इसको चेक करते हैं इस पूरे यानी मामले को, ये क्या होने जा रहा है। तो बड़ी तरतीब से बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ये एनिमेशन है जो मैंने क्रिएट की हुई है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत डिफरेंट किस्म का यानी एक टॉपिक है जिसके लिए एनिमेशन ज़रूरी है, सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले आ गया जनाब डैनियल सेल। ये इस वक्त हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन डाल देना है और एक जिंक रॉड इसी के अंदर इंसर्ट कर देनी सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद आ गया जनाब यहाँ पर 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर रॉड को इंसर्ट कर देना सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है जिंक सल्फेट। हमने एक फार्मूला यूनिट या दूसरे अल्फाज में आप कह लें एक मालिक्यूल का जिक्र करेंगे, यहाँ पर सारे मालिक्यूल करने हैं। एक मालिक्यूल से आपको तकरीबन सारी बातें समझ आ जाएंगी। डेफिनेटली यहाँ एक मालिक्यूल तो है नहीं, यहाँ तो है अनकाउंटेबल मालिक्यूल हैं, लेकिन इस बात हम सिर्फ जिंक सल्फेट एक की करेंगे। अच्छा, इधर सिमिलरली हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट का एक मालिक्यूल रखा हुआ है, उसी के रेफरेंस से हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया जनाब वायर के साथ। मैंने यहाँ बल्ब लगाया हुआ है, जबकि यहाँ बुक में और बाकी जगह पर वो वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं, वोल्ट मीटर भी लगाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये बल्ब आ गया और ये लगा लिया हमने यूट्यूब, और यूट्यूब के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड रखा है, बुक ने पोटेशियम क्लोराइड रखा है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोडियम सल्फेट भी यूज़ हो सकता है, एनी इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने इनके एंड्स को कॉटन के साथ फिक्स करके उसको उल्टा दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर का जो सोल्यूशन है या जेल है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड या कोई और इलेक्ट्रोलाइट उसमें फिक्स करके रखा हुआ है तो वो नीचे ना आ जाए, इसलिए उसको कॉटन के साथ यानी कोशिश की हुई है कि वो अंदर ही रहे, बाहर की तरफ ना आए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये साल्ट ब्रिज कहलाता है। अब क्या होने लगा जनाब, अब ये आपने गौर करना है, यहाँ पर जिंक ने एक एटम जिंक का जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ है, साल्ट ब्रिज लगा है, तो साथ ही जिंक का एक एटम जिंक रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के
सोल्यूशन के अंदर चला गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेप है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको देखें एक गड़ा सा पड़ गया फील हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक एटम की, जिंक सल्फेट का भी एक एटम, और वो एटम जो कि यहाँ इस रॉड से उतर के सोल्यूशन के अंदर आया उसकी भी एक एटम ही की बात करेंगे। बहुत सारे एटम की बात करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो सारी बात समझ आ जाएगी। अब जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रिप के ऊपर छोड़ दिए हैं, और जो कि यहाँ से इधर आगे मूव करते हुए भी नजर आएंगे आपको थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले कि एक चीज़ ज़रा गौर कर लें यहाँ पर, कि उससे पहले एक चीज़ गौर कर लें कि आप ज़रा टोटल करें काउंटिंग चार्ज की। +2 टोटल +4 हो गया, और ये -2। तो अगर आप इन सारे चार्जेस को इकट्ठा करें टोटल, तो +2 चार्ज इंक्रीज़ हो गया है, जबकि सोल्यूशन न्यूट्रल रहना चाहिए हर हाल में। जैसे कि इधर देख लें, कॉपर पे डाई पॉजिटिव है और सल्फेट पे -2 नेगेटिव है, तो टोटल करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा चार्ज। 0 मतलब न्यूट्रल, यानी सोल्यूशन न्यूट्रल है। यहाँ पर जिंक ने जब अपने रॉड को छोड़ के इधर मूव किया, उस मूवमेंट से पहले ये भी न्यूट्रल था सेक्शन, ये सोल्यूशन भी न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही जिंक यहाँ से जिंक एटम 1 जो इसका हम जिक्र कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ सोल्यूशन के अंदर आया, तो साथ ही ये इम्बैलेंसिंग क्रिएट हो गई चार्ज की। अच्छा, अब होने क्या लगा, तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या हुआ, ये जनाब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो जिंक डाई पॉजिटिव बन गया, और ये इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन हो गई यहाँ पर। ओके, और साथ ही यहाँ देखें कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गई इस पोजीशन से, इस जगह से, यहाँ से इधर। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो जिंक रॉड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ जब आएगी पहुँचेंगे इस कॉपर रॉड पर, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को एक ही आईना जो कबूल करता है या उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है वो कॉपर डाई पॉजिटिव होगा, सल्फेट डाई नेगेटिव उस तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, फिर होगा क्या आगे नेक्स्ट, तो ये कॉपर गया वहाँ पर, और वहाँ जाके उसने हो जाना न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने के साथ ही वहाँ पर एक स्पॉट सा नज़र आ रहा है, वो असल में यहाँ जाके कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब कॉपर का आइटम इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन जस्ट एक दिखाना है आपको, और ना ही जिंक आइटम इतना बड़ा होता है कि यहाँ पर जब वो निकले तो यहाँ पर एकदम आपको इतना बड़ा खड्डा सा नज़र आ जाए या एक होल सा नज़र आ जाए, लेकिन जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको फील होगी यहाँ पर। अच्छा, तो ये अब यहाँ पर भी एक नया यानी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि इधर डिपॉजिट होने से पहले एक कॉपर था डाई पॉजिटिव, एक सल्फेट था डाई नेगेटिव, दोनों का टोटल चार्ज न्यूट्रल था यानी 0 था। तो यहाँ पर किसी को चार्ज की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है क्योंकि सल्फेट का जो काउंटर पार्ट है वो गायब है, जबकि इधर इस जिंक के साथ इसका काउंटर पार्ट सल्फेट मौजूद है, लेकिन इस जिंक डाई पॉजिटिव के साथ इसका काउंटर पार्ट गायब है ही नहीं। तो ये इसे कहते हैं इम्बैलेंसिंग। तो चार्ज की बेसिकली इम्बैलेंसिंग क्रिएट हो गया। तो इस इम्बैलेंसिंग को कैसे क्लियर करना है ये देखते हैं ज़रा आगे। तो इसको हम फिर कैसे दिखाएंगे, ये रिडक्शन होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब जनाब आगे फर्दर क्या होने जा रहा है, फर्दर ये है कि यहाँ पर चार्ज इम्बैलेंस है, सिर्फ यहाँ पर 2 पॉजिटिव ज़्यादा है जबकि यहाँ पर 2 नेगेटिव ज़्यादा है। इसका काउंटर पार्ट पॉजिटिव गायब हो गया, वो जाके कॉपर रॉड पे सेटल हो गया। इसका नेगेटिव पार्ट तो था ही नहीं, वो तो जैसे जिंक से रॉड से उतर के सोल्यूशन के अंदर आया तो इसका तो नेगेटिव पार्ट था ही नहीं। लेकिन अब इसका सूरत हाल इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसीलिए यहाँ पर यू ट्यूब लगाई जाती है। अब ये जो आइंस हैं, क्योंकि इधर है पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो रहा है, तो इधर नेगेटिव चार्ज वाले आइन जो यू ट्यूब में बैठे हैं वो मूव कर जाएंगे इस तरफ, और जो इधर क्योंकि नेगेटिव चार्ज डोमिनेट हो गया तो इधर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज वाला आइन जो है वो इससे मूव करना शुरू हो जाएगा और जाके इसको बैलेंस करेगा। अब जैसे चेक करते हैं, अब वैसे भी बिफोर डूइंग मूविंग फर्दर मेरे ख्याल में स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कितने क्लोराइड इधर मूव करने चाहिए, डेफिनेटली 2 क्लोराइड मूव करने चाहिए। और इधर आपके पास -2 चार्ज है यानी इसके पॉजिटिव चार्ज गायब है, तो इसको कितना यानी और चार्ज चाहिए ताकि बैलेंस हो, क्योंकि U2 में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम में मोनो पॉजिटिव देयरफॉर मोनो पॉजिटिव यानी 2 सोडियम यहाँ पर आएंगे सोल्यूशन के अंदर ताकि बैलेंस हो। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होने लगा जी। ये आने लगा क्लोराइड एक इधर मूव कर गया एक, और ये फिर दूसरा मूव करने जा रहा है, ये आ गया। तो अब यहाँ जनाब इस पूरी साइड की पूरी जो है बैलेंसिंग हो गई। अब काउंटिंग करके देख लें, 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव और 2 सल्फेट के नेगेटिव और 2 ये क्लोराइड नेगेटिव, तो ये भी हो गए यानी 4 नेगेटिव। तो टोटल इस वक्त सोल्यूशन का यानी इधर चार्ज है वो न्यूट्रल है यानी 0 हो गया।
और यही होना चाहिए, इसी को न्यूट्रलिटी कहते हैं। अच्छा, अब उधर दूसरी तरफ देखें ज़रा, तो दूसरी तरफ डेफिनेटली सोडियम ने जाना था। एक सोडियम क्योंकि मोनो पॉजिटिव है तो 2 सोडियम मूव करेंगे तो वो सल्फेट को बैलेंस करेंगे। हो गया ये सारा काम। और यूट्यूब की बेसिकली सेंस ही यही है कि वो न्यूट्रलिटी को कायम रखता है दोनों तरफ के सॉल्यूशंस की। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि इसके बाद यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ऊपर से बल्ब ने शो शुरू कर दिया। यहाँ पर एक मूवमेंट सी हो रही है, इसकी यानी लाइट नज़र आ रही है कि यानी वो स्टार्ट हो गया, इसके से लाइट निकलना शुरू हो गई। तो ये इसकी एक बेसिकली इंडिकेशन है। और अगर आपने यहाँ पर रखा होता वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर की जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन शो कर दी थी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या जनाब, यहाँ पर ये जी इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये देखेंगे ये इधर जिंक से निकल के कॉपर की तरफ जा रही है। अच्छा, अब इसमें एक नया प्रॉब्लम है, वो जो समझना वो ये है कि इसमें कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। ये एक बहुत बड़ी यानी एक अजीब सी शेप है। उसकी रीज़न क्या है कि याद होगा जब हमने ये पढ़ा था तो उसमें तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव नज़र आया था आपको। जिस रॉड को आप जोड़ते थे नेगेटिव के साथ हम कहते थे ये कैथोड है, जिसको आप जोड़ते थे बिग लाइन पॉजिटिव के साथ कहते थे ये एनोड है। और एनोड पे होती थी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती थी रिडक्शन। ये चीज़ तो डन थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। कैसे पता लग गया यानी कि ये एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो उसके लिए हमने इस पिक्चर की बेसिकली मैंने इसीलिए रखी यहाँ पर कि आपको ये समझ आ जाए कि जहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन वो बेसिकली एनोड होता है, ये चीज़ याद रखनी है। और जहाँ होती है रिडक्शन बेसिकली वो कैथोड होता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं इस पोजीशन पर, वो अगर तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है फिर तो ये वो यहाँ पर मदद कर देंगे आपकी कैथोड और एनोड को बताने में। लेकिन अगर आप वोल्टाइक सेल वगैरह में आ जाते हैं या गैल्वेनिक सेल वगैरह में आ जाते हैं तो वहाँ पर ये आपको यानी बैटरी नज़र नहीं आएगी। तो उसको फिर पता करने के लिए हम ऑक्सीजन रिडक्शन का सहारा लेते हैं कि जहाँ रिडक्शन हो रही है वो आपका कैथोड है और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वो आपका एनोड है। तो ठीक है, आगे चलते हैं ज़रा। ये समझाने के बाद आप देख लें यहाँ पर कि क्योंकि ऑक्सीडेशन यहाँ हुई थी जिंक के ऊपर तो जनाब ये एनोड है, यहीं पे ऑक्सीडेशन हुई थी। ठीक है, हो गया जनाब। और क्योंकि कॉपर के ऊपर रिडक्शन हुई थी इसलिए कॉपर कैथोड है। और दूसरा ख़ास पॉइंट ये भी था, याद होगा ऑक्सन ऑक्सीडेशन एट एनोड। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करा देगा कि वेयर इज़ ऑक्सीडेशन गोइंग टू बी हैपन। और यहाँ पर रिडक्शन कहाँ पे हो रही है ये भी आपको बता देगी रेड कैट के जो वर्ड है। ठीक है, तो ये सारा हमने यानी कर लिया। तो ये जो है इस वक्त जो आपके वो लेफ़्ट साइड पर नज़र आया OHR ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर हो रही है बेसिकली क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये हाफ रिएक्शन है। और आगे आ जाएं, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो कि राइट साइड पर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये सारे के सारा पढ़ने के बाद अब इसमें एक आखिरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो ये कि यूजुअली आपको यानी वोल्टाइक सेल में या गैल्वेनिक सेल में एनोड वाले हिस्से को हम लेफ़्ट साइड पे दिखाते हैं और जो कैथोड वाला होता है हाफ सेल वो उसे हम राइट साइड पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद और एंड के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी कि जब ये दोनों रॉड आपस में जोड़ दी गई तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किए थे, कॉपर ने नहीं किए थे। तो दोनों के मेटल को जब आपस में जोड़ते हैं तो इन दोनों ने आपस में फिर डिसाइड करना होता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा एक्टिव है। तो जब कॉपर और जिंक को जोड़ा गया आपस में इस सारे सिस्टम के अंदर, इस सारे यानी सेटअप के अंदर, तो जिंक बेसिकली ज़्यादा एक्टिव है, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगी यानी वो ऑक्सीडाइज होगी। और कॉपर उसके मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगी। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपने नंबर ऑफ वोल्टाइक आई तकरीबन 3 या 4 आगे आपने 3 या 4 ऐसे ही पढ़ेंगे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स। वो डैनियल सेल तो वो नहीं है, डैनियल सेल तो इस वक्त डैनियल सेल बेसिकली कहते ही जिंक को जिंक सल्फेट कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जब आपस में कनेक्ट कर दे ये डैनियल सेल है। आपने गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल की और भी एग्जाम्पल पढ़नी है, ये भी एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा बैक साइड पे चलते हैं, अपने नोट्स की तरफ आते हैं वापस। ये हमने पढ़ लिया और जाने से पहले आगे हम जाने से पहले एक चीज़ और भी देख लें। अच्छा, अब ये जनाब आपके पास ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला लास्ट, ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसको में समझ भी लिया जाए तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जिंक ज़ीरो से जिंक डाई पॉजिटिव, जिंक ज़ीरो जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और जिंक डाई पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन। ये बेसिकली इन 2 फेजेस को शो कर रहा है, जिंक सल्फेट और जिंक रॉड को।
और ये जो फेज़ है उनका आपने फिजिकल स्टेट भी लिखी हुई है, सॉलिड से एक्वस। दरमियान में जो लाइन है वो बेसिकली इन फेजेस को इंडिकेट कर रही है कि भाई ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में। ये दरमियान में जो दो रेड लाइन है वो बेसिकली इस पूरे साल्ट ब्रिज को शो कर रही हैं। और अब आप उस तरफ चले जाएँ कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस से कॉपर ज़ीरो सॉलिड तक। तो यहाँ बेसिकली एक रिएक्शन इंडिकेट हो रहा है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक डाई पॉजिटिव की शेप में चली गई थी। यहाँ आपने सारा प्रोसेस पीछे देखा है। और कॉपर डाई पॉजिटिव जो है यहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कॉपर पे गया था और वहाँ पर वो न्यूट्रल हो गया था, इसलिए कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस से कॉपर ज़ीरो सॉलिड दिखाया हुआ है। तो ये पूरे सेल को दिखाने का एक अंदाज़ है। और उसमें भी एनोड को आपने रखना है लेफ़्ट साइड पे, कैथोड को रखना है राइट साइड पे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इस सेल के अंदर एनोड को लेफ़्ट और कैथोड को राइट पे रखा हुआ। तो ये पूरी लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद आप ज़रा आते हैं बैक अपने नोट्स के ऊपर कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ये तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन तो पढ़ ली थी, अब ज़रा इसकी वर्किंग को पढ़ें। आप वर्किंग आपके जहन में सारी की सारी आ चुकी है, जो पीछे हमने एनिमेशन पढ़ी है। ये सारी असल में पॉइंट जो आने लगे हैं एग्जैक्टली वो ही हैं जो आपको यहाँ पर इस वक्त नजर आएंगे इस फोटोग्राफ में। से थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, अ डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स जॉइंट इन सीरीज। जिंक मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। यही बात हम पीछे कर रहे थे कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो जिंक में टेंडेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की, टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडली दैन कॉपर। So electron start flowing from zinc electrode through the external circuit to copper electrode। एक्सटर्नल सर्किट ये है, यानी जब वो इन 2 इलेक्ट्रोड से मिल जाएंगे ये 2 तारें और थ्रू दिस बल्ब या वोल्टमीटर, ये एक्सटर्नल सर्किट है। इट मीन्स ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड जिंक हाफ सेल एक्ट एज एन एनोड। ठीक है, सारी डिस्कशन हम पीछे कर चुके हैं। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। रिडक्शन यहाँ पर होगी, यहाँ पर रिएक्शन भी नज़र आ रहे हैं आपको। Reduction takes place at copper electrode and copper half cell act as cathode। एंड पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बताना ज़रूरी होता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ऑलवेज फ्रॉम एनोड। एनोड लिखने के कहने के बाद आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा ये लफ्ज़ के भी एनोड वहाँ पर है, एक्ट कौन कर रहा है। यहाँ पर जिंक है तो इसलिए जिंक लिखना पड़ेगा। जनरल तो एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एनोड यहाँ पर कौन सा है वो बताना पड़ेगा, कैथोड कौन सा है यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। कॉपर हो गया। फिर उसके बाद आपने रिएक्शन इन डैनियल सेल लिखने हैं आपने। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिएक्शन एट एनोड क्या है। जिंक एटम्स फ्रॉम द जिंक इलेक्ट्रोड रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गो इनटू सॉल्यूशन। ये सारी बात समझते हैं कि यहाँ से जो जिंक एटम एक निकला था इसके अंदर चला गया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ता हो गया था। तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे ये इक्वेशन, जिंक सॉलिड से जिंक डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अपोजिट साइड पे क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन या रिएक्शन एट कैथोड। कॉपर याद होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए गई थी तो यहाँ पर वही नज़र आ रहा है, कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड। ये हमने दोनों रिएक्शन लिख ली। डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी पड़ेगी आपको, यहाँ पर भी नज़र आ रही है, ऊपर भी लिखा हुआ पॉइंट यहाँ पर भी है कि दी डायरेक्शन करंट इज ऑलवेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। होती है हमेशा एनोड से कैथोड है, लेकिन डेफिनेटली एनोड और कैथोड बदलते रहते हैं, तो उसके मुताबिक आपको ब्रैकेट में उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कौन सा ये मटेरियल यहाँ पर एनोड है और कौन सा कैथोड है। अब साथ ही ये देख लें असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2, इसको जब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। स्केच ए वोल्टाइक सेल लेबलिंग द कैथोड द एनोड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूज द फॉलोइंग केमिकल सिल्वर जिंक, सिल्वर नाइट्रेट एंड जिंक सल्फेट। ये 4 चीज़ें यूज़ करनी है। सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे सिल्वर नाइट्रेट में, जिंक का यूज़ करेंगे जिंक सल्फेट में। अच्छा, यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ, ये हिंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंट दिया हुआ है कि जिंक इज़ मोर एक्टिव दैन सिल्वर। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जिंक जो है सिल्वर के मुकाबले में इस पूरे सेटअप के अंदर जिंक इलेक्ट्रॉन निकालेगी, सिल्वर नहीं। तो इसी रेफरेंस से फिर हमने क्या किया, यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा सा करीब ले आऊँ तो ये यहाँ अब इन दोनों डायग्राम को थोड़ा सा आपस में मिला कर देखें ज़रा। ये थी ऊपर जब हमने कहा था कि जिंक आपके लेफ़्ट साइड पे थी क्योंकि जिंक एक्टिव थी और उसने होना था ऑक्सीडेशन से शो करनी थी और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी जिंक से कॉपर की तरफ। एग्जैक्टली यहाँ पर क्योंकि उसने बता दिया यहाँ पर हिंट में कि जिंक मोर एक्टिव है तो जिंक को आपने लेफ़्ट पे रखना है। इसका मतलब है कि वही इलेक्ट्रॉन निकालेगी, उसी ने एनोड बनना है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है मूवमेंट की वो भी एनोड से कैथोड की तरफ होगी। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, कॉपर क्योंकि जिंक से लेस एक्टिव थी डैनियल सेल में तो इसलिए कॉपर जो थी वो कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी सिल्वर जो है क्योंकि जिंक से लेस एक्टिव है तो वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगी, उसको हम रखेंगे राइट साइड पर बिल्कुल पैरेलल टू दिस, ये जो डैनियल सेल है।
तो डैनियल सेल अगर याद हो तो फिर आप बड़े आराम के साथ किसी भी दो मटेरियल का जनाब आप बना सकते हैं, यानी सेल जब आपको कहा जाए, जैसे कि इस वक्त आपको यानी इस वक्त बताया गया, उसने बताया आपको ये वाला कि किस पोजीशन के ऊपर यानी कौन सा मटेरियल होगा, तो आपने फार्मूले के मुताबिक एग्जैक्टली यहाँ पर जो ऊपर अभी आपने डैनियल सेल पढ़ा है, मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि दोनों नजर आए आपको। तो इसमें भी आप देख लें कि जिंक जिस पे यानी एनोड है वो लेफ़्ट पे है, यहाँ पर आपका जो जिंक है यहाँ आपके पास लेफ़्ट पर है। कॉपर जिंक के मुकाबले में यानी लेस एक्टिव है, वो कैथोड एक्ट करेगी। सिल्वर भी जिंक के मुकाबले में लेस एक्टिव है, वो भी कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी। ठीक है, ये बात हो गई। आपने इसको चीज़ को ये सिर्फ समझाना था मैंने, बाकी जो डायग्राम है क्योंकि आपने डायग्राम बनानी है, सिर्फ इतना ही काम करना है। ये डायग्राम बिल्कुल पैरेलल टू आपने डैनियल सेल के क्रिएट करनी है। सिर्फ यहाँ पर रिएक्शंस में चेंज आ रही है, इलेक्ट्रोड के ऊपर लेबलिंग में चेंज आ रही है। ऑक्सीजन रिडक्शन, बल्ब, ये साल्ट ब्रिज, सोडियम क्लोराइड भी वही रहेगा, एनोड ऑक्सीजन, कैथोड रिडक्शन भी वही रहेगा, ऑक्सीजन रिडक्शन भी वही रहेगा। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर ये लिखना आपने कि 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक डाइपॉजिट सल्फेट डाई नेगेटिव लिखते हैं। इधर आपके पास आ जाएगा 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जिंक निकाल रही है तो देयरफॉर 2 सिल्वर विल अपीयर टू गेट इलेक्ट्रॉन, तो आपको इसलिए बैलेंस करना पड़ेगा। 2 सिल्वर, क्योंकि सिल्वर मोनो पॉजिटिव है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं तो 2 सिल्वर मोनो पॉजिटिव सामने आएंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर सिल्वर न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर 2 होना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ इसको बाद में यहाँ पर, क्योंकि ये पिक्चर को ज़रा यानी एडिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर 2 होगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर 2 सिल्वर है। अच्छा, तो ये सारा पढ़ने के बाद अभी एक और एग्जांपल है जो कि आपका इंतज़ार कर रही है, और वो जनाब है आपके पास। चलते हैं आगे, वो है एक्सरसाइज में। मैं चाह रहा था कि वो भी साथ यहीं पर ही सारा मामला यानी क्लियर हो जाए। तो ज़रा देखते हैं, मेरे ख्याल में ये आ गया। थिंक टैंक के अंदर एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स इन वोल्टाइक सेल इलस्ट्रेटेड बिलो। ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। सिलेक्ट द एनोड, कैथोड, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ज़रा इसको बुक में जाके भी देखते हैं कि बुक में इसकी क्या शेप है। तो बुक में आ गई ये आपका थिंक टैंक का। ये असल में उन्होंने डायग्राम दी हुई है, बनाई हुई है, उसमें कई चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं कि यहाँ आयरन है, यहाँ पर निकल है, ये 1 मोलर निकल डाई पॉजिटिव के आइंस हैं इसमें है, और 1 मोलर आपके पास फेरस Fe डाई पॉजिटिव के आइंस हैं। इनका नेगेटिव पार्ट यहाँ मेंशन नहीं है। पॉसिबल है निकल सल्फेट और आयरन सल्फेट वाला हो, लेकिन कोई मेंशन नहीं है। यहाँ पर साल्ट ब्रिज है, लेकिन उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड है वो भी मेंशन नहीं है। उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इसको देख के बताएं भी कहाँ पर ऑक्सीजन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, और कौन एनोड है, कौन कैथोड है। अच्छा, ज़रा इक्वेशन के ऊपर थोड़ा गौर करें। निकल डाई पॉजिटिव है इस लेफ्ट हैंड साइड पर, और आयरन बिल्कुल न्यूट्रल है। और प्रोडक्ट की तरफ जाएँ तो आयरन न्यूट्रल से डाई पॉजिटिव हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन आयरन ने निकाले हैं। और निकल डाई पॉजिटिव है, निकल बेसिकली न्यूट्रल है, यहाँ पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है, न्यूट्रल है। निकल और सॉलिड, यानी निकल रिड्यूस हो रही है और आयरन जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहीं पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ज़रा चलते हैं वापस इधर। तो इधर हमने क्या लिखा हुआ है, एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, अब एनोड हमने क्या मेंशन किया है, क्योंकि आयरन क्योंकि हो रहा है जनाब आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर देखें आयरन रॉड से यहाँ पर गड़ा सा दिखाया हुआ मैंने, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने डैनियल सेल में दिखाया था। तो आयरन का एक एटम जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकलेगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ हो रही है, और जहाँ ऑक्सीजन होती है वो एनोड होता है, राइट। तो ये एनोड हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन होंगे, मूवमेंट जो होगी वो आयरन से निकल की तरफ होगी। तो निकल क्या करेगा, निकल इलेक्ट्रॉन लेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा। देयरफॉर रिएक्शन तो क्लियर हो गया सारा। ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एट एनोड, सो आयरन एक्ट एज एनोड। ये जनाब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये बन गया। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, सो निकल एक्ट एज कैथोड। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इट इज़ फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड तो डन है, लेकिन एनोड है कौन सा वो आपने बताना है यहाँ पर ब्रैकेट में। इट इज़ आयरन, और कैथोड कौन सा, वो निकल है। तो इस तरीके से आपने ये सारा यानी ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली स्टार्ट आपने किया था गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, जो कि एक जनरल नाम है। डैनियल सेल उसके अंदर एक एग्जांपल है जिसको हमने डिस्कस किया, सारा समझा, उसकी एनिमेशन देखी। फिर हमने डैनियल सेल के अंदर यानी उसकी बेस के ऊपर आपने 2-3 एग्जांपल भी देख ली सारी, और ये भी उसके साथ एग्जांपल है। मैंने साथ ही निकाल दी क्योंकि टॉपिक टफ था, मैंने चाह रहा था कि साथ साथ ही हो जाए यहीं क्लियर।
आता है नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू बिकम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड व्हेन प्लेस्ड इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इसी रेफरेंस से देख लें, जैसे ऊपर तस्वीर बनी हुई है, फोटोग्राफ बनी हुई है कि जिंक को जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाए, यानी जिंक के एटम को उसी अपने आइंस के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, तो अब इसकी क्या टेंडेंसी है? जिंक रॉड से निकल के सॉल्यूशन में जाना चाहेगा या जिंक डाई पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है वो वहाँ इलेक्ट्रॉन लेके जिंक रॉड पे डिपॉजिट होना चाहेगा। ये टेंडेंसी मेजर करनी है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इस इलेक्ट्रोड की डिज़ायर कितनी उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो जिंक मेटल एटम से जिंक डाई पॉजिटिव में जाना चाहता है या जिंक डाई पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन ले के मेटल से जिंक मेटल न्यूट्रल एटम बन के जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना चाह रहा है। ये तो होगी डेफिनेशन। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को पढ़ने से पहले ज़रा जाके वंस अगेन बैक जाके यही चीज़ देखते हैं जो हमने पहले भी देखी थी और अच्छी खासी डिस्कशन की। ये डैनियल सेल है। डैनियल सेल पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन जस्ट एक सेंस एक दोबारा वंस अगेन रिन्यू करने जा रहे हैं कि जिंक रॉड इस वक्त पड़ी हुई थी आपके पास लेफ़्ट साइड पे जिंक सोल्यूशन में, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, और कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऑन राइट हैंड साइड। जब दोनों को कनेक्ट किया गया तो एनोड बन गया जिंक रॉड, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए थे, ऑक्सीडेशन यहाँ स्टार्ट हो गई थी और कॉपर के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन रुके और वहाँ से कॉपर ने जाके इलेक्ट्रॉन उनको एक्सेप्ट कर लिया, और यानी दूसरे अल्फाज में ये कैथोड बन गया क्योंकि यहाँ रिडक्शन होना शुरू हो गई थी। ये जो मामला हमने पढ़ लिया था वहाँ पर पीछे जितना भी हमने डिस्कशन की। लेकिन अब एक ज़रा थोड़ी सिचुएशन ये देखें, इसका मतलब ये नहीं कि जिंक ने हमेशा ऑक्सीडेशन ही शो करनी है और कॉपर ने हमेशा रिडक्शन ही शो करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो सिचुएशन यही बनेगी। अब एक और फोटोग्राफ देखें, इसमें अब हुआ क्या कि जिंक के साथ मैग्नीशियम को कपल किया गया, मैग्नीशियम रॉड और जिंक रॉड। लेकिन जब मैग्नीशियम को जिंक के साथ अटैच करते हैं तो उस वक्त जो सिचुएशन होती है एनोड की, उस वक्त या यूँ कह लें कि जो एक्टिव मैटर होता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना चाहता है जिंक के मुकाबले में, वो मैग्नीशियम होता है। इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो इसका मतलब है मैग्नीशियम एनोड के तौर पर एक्ट करेगा, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन होगी। और इस केस में जिंक को रिड्यूस होना पड़ेगा, यानी जिंक को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जबकि यही जिंक पिछले वाले सेल में डैनियल सेल में वो ऑक्सीडाइज हो रहा था और कॉपर को रिडक्शन पे मजबूर कर रहा था वो। ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ मेटल जब दूसरी मेटलों के सामने आती हैं तो उनके बिहेवियर बदल जाता है ऑक्सीजन रिडक्शन के रेफरेंस से। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ देयर आइंस, जब उनके 1 मोलर सोल्यूशन के आइंस में उनको डाल दिया जाता है उन्हीं के आइंस के, तो उनका बिहेवियर मुख्तलिफ मेटल के साथ मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा, एक और भी देख लें साथ ही, बेशक यहाँ पर अब जिंक जो है सिल्वर के मुकाबले में है, तो यहाँ पर जिंक जो है सिल्वर के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव है, यानी इट विल रिलीज़ इलेक्ट्रॉन, और सिल्वर को कॉपर की तरह रिड्यूस होना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर जाएंगे। एनोड हमने हर हाल में लेफ्ट पे दिखाना है और कैथोड हर हाल में राइट पर ही दिखाना है। तो अगर इस तरीके से आप ये एक चीज़ अरेंज कर लेंगे तो कई चीज़ें से आपको यानी आगे समझ भी आनी शुरू हो जाएंगी और आपके आसान भी हो जाएंगी ड्रा करना भी। अच्छा, ये सारा शो करने का हमें फ़ायदा क्या है, बताना के मतलब क्या है इसका, कि एक तो आपने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा आपको मैंने ये बता दिया कि मुख्तलिफ मेटल के मुख्तलिफ किस्म का बिहेवियर है ऑक्सीडाइज होने का और रिड्यूस होने का। अब कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, इसके लिए हमें अब कोई ऐसा रेफरेंस और स्टैंडर्ड बनाना चाहिए जो कि हमें बताए कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा वगैरह वगैरह। इसके लिए हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है वो हमारी बुक में उसकी डिस्कशन कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा मेरे ख्याल में दिखा देना बेहतर है। ये बेसिकली हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, जिसमें ये एक बेसिकली एक समझ लें कि ट्यूब है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 101,325 पास्कल, जिसे हम ATM भी कह सकते हैं। प्लेटिनम का एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, HCl 1 मोलर सोल्यूशन होगा पर DMQ, हाइड्रोजन गैस को अंदर बबल आउट करेंगे। इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, ये हाफ सेल है। अब इस हाफ सेल को हमने कनेक्ट करना, मैं यहाँ पर ला के दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ 2 रखे हैं पोजीशन। ये इस वक्त ये जो डिस्कशन है ये बेसिकली डिस्कशन अगरचे बुक में नहीं है, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तो अगली चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है।
ये इस वक्त हाइड्रोजन या हाफ सेल, जैसे हम SHE भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने जोड़ा हुआ है कॉपर के साथ। कॉपर 1 मोलर सोल्यूशन है कॉपर आयन का, और 1 मोलर सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली। यहाँ पर H पॉजिटिव की बात करेंगे, 1 मोलर H पॉजिटिव होगा, और साथ जोड़ा हुआ हमने साल्ट ब्रिज। अच्छा, जब आप इसको जोड़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, इसका जो पोटेंशियल है इसको ज़ीरो मान लिया जाता है, चाहे हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, इसको हर हाल में ज़ीरो रखना है। अभी हम जाके देखेंगे अपनी बुक की सीरीज़ के अंदर भी, थोड़ा सा वेट करें। तो इसका हमने इसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो रखा हुआ है। और जब इसे कनेक्ट करेंगे, कपल करेंगे विद कॉपर, तो कॉपर के सामने जनाब एनोड जो है वो ये वाला जो है, ये एनोड के तौर पर बिहेव करेगा, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी हाइड्रोजन जो है यहाँ पर गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना शुरू कर दी, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी इस SHE से कॉपर की तरफ, हो गई बात। लेकिन इसी अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर आपने कर दिया कनेक्ट जिंक के साथ, तो मामला बिल्कुल उलट जाएगा। जिंक अब जब कनेक्ट करेगी SHE के साथ, तो उस वक्त जिंक एनोड बन जाएगी, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगी, और ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड SHE। और यहाँ आकर जब इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो ये H पॉजिटिव जो है विच आर प्लेस्ड या विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दे विल स्टार्ट गेटिंग इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर गैस बबल आउट होना शुरू हो जाएगी। जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जब ये जो हाइड्रोजन गैस आप इधर से एंटर कर रहे हैं वो आयोनाइज हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, और वो इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ रहे हैं, इस प्लेटिनम एनोड के ऊपर आके मिल रहे हैं, और वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जनाब हुआ क्या है कि हमने ये जो एक स्टैंडर्ड बनाया है SHE, इसकी मदद से हमने इस वक्त हमने दो को देखा है। एक देखा आपने कॉपर को, उसका पोटेंशियल 0.337 है, और उसके बाद आपने देखा है जनाब जिंक, उसका है पोटेंशियल 0.76। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारे मेटल्स का या बाकी कंपाउंड्स का भी आपने ऑब्जर्वेशन जो पोटेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है। जब ये सारे पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएंगे तो हम इसको फिर एक ख़ास स्टाइल से, ख़ास तरतीब से इनको अरेंज कर लेंगे, उससे एक हमारे पास एक सीरीज़ सी बन जाएगी। चल के देखते हैं ज़रा, हमारे पास एक सीरीज़ है, सॉरी जस्ट 1 मिनट, इसको ज़रा थोड़ा नीचे कर लें, ये आ गया। ये हमारे पास एक सीरीज़ है, ये उसी SHE की मदद से ही बनाई गई है, और उसके बाद हमने इनको अरेंज कर लिया है। अब ये नेगेटिव से शुरू हो रहे हैं वैल्यूज़, और उसके बाद चलते जा रहे हैं, ये ज़ीरो आ गया यहाँ पर, ये वाला, ये पोजीशन आ गई ज़ीरो की इस पोजीशन पर। तो हाइड्रोजन की हमने रखी हुई है जनाब ज़ीरो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने ज़ीरो रखा हुआ है, बाकियों को उसके रेफरेंस से नापा जाता है। और नीचे ज़ीरो के बाद नीचे आपको भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नज़र आ रही हैं, और ये बढ़ती चली जा रही हैं, यहाँ पर आके फुल हो रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे हमने जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ शो की, यहाँ पर कई मेटल को हमने, कई कंपाउंड्स को हमने स्किप कर दिया हुआ। अच्छा, अब आ जाए इधर, फॉर एग्जांपल मैं अपने नोट्स की तरफ चलता हूँ। तो नोट्स के अंदर जनाब आपको यहाँ पर भी आपको मैंने सीरीज़ बनाई हुई है वाली, इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ वही एलिमेंट्स रखे हुए हैं जो यहाँ पर मेरे यानी नोट्स के अंदर कहीं ज़रूरत है जिसका रेफरेंस देना है, या तो आपने इसमें कोई भी नहीं करना, स्वाई इस जिंक के और कॉपर के, और हाइड्रोजन का तो वैसे ही सीधा सीधा है, वो 0 0 है। और जिंक और कॉपर का इसलिए याद करना है कि ये असल में डैनियल सेल के अंदर यूज़ होते हैं, ये दोनों पोटेंशियल 0.76 और 0.34, इसलिए ये दो तो ख़ास तौर पर एग्जाम्पल के लिए याद कर लें, बाकी किसी को ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन वैसे ही ज़रूरत है, वो याद हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद कई और बातें जो भी समझाने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ टेबल शोइंग अरेंजमेंट ऑफ मेटल बेस्ड, मेटल्स की बात हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं सारी मेटल्स जो और भी हैं, नॉन मेटल भी हैं उसके अंदर, उसके बाद कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर मेटल का ही लफ्ज़ लिखा हुआ है। मेटल्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अच्छा, कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं यहाँ पर। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने वहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं, उसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज़ डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग SHE। इससे ज़्यादा बुक ने कोई मेंशन नहीं किया कि भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उसके बाद आता है ये कि दी IUPAC हैज़ रिकमेंडेड टू लिस्ट हाफ सेल पोटेंशियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इन टेबल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी पोटेंशियल आप नोट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हवाले से, वो कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगी, कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होंगी, वो मुख्तलिफ यानी अंदाज से निकलती चली जाएंगी। लेकिन
IUPAC जो कंपनी है, जो हमारा इदारा है केमिस्ट्री के रेफरेंस, जो केमिस्ट्री के अफेयर्स को डील करता है, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने कहा कि ये जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल कुछ भी हो, उनको आपने रिडक्शन पोटेंशियल की शेप में लिखना है। आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जितने भी एग्जांपल रखी हुई उसमें आपको Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी सबको इलेक्ट्रॉन ऐड करके रिडक्शन की शेप में शो किया हुआ है और उसके सामने उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं टॉप टू बॉटम एग्जैक्टली सिमिलरली। अगर आप जाएँ वहाँ पर अपनी स्टेबल में, तो वहाँ पर आपको देख लें लिथियम से लेके एंड तक जितने भी आपके पास हैं। इस वक्त ये कंपाउंड MnO2 भी है, उसके बाद आपके पास ये आयन Cr2O7 भी है, जबकि उसने तो मेटल का जिक्र किया है। यहाँ नॉन मेटल कंपाउंड्स सबके निकाले हुए उन्होंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जब इसको अरेंज किया है, अरेंज करने में हमने सबको रिडक्शन पोटेंशियल की शेप में लिखना है, यानी सब में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और उसके रेफरेंस से जो पोटेंशियल होगी वो यहाँ पर मेंशन होगी। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये वाला। फिर आता है जनाब यहाँ से मेटल हायर इन। अब ये भी ये अरेंज कर लेंगे तो ये एक सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है? A metal higher in the series has a higher tendency to lose electron. It means it is more active than the metal below it. अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सबसे ऊपर लिथियम है, इसकी तबीयत के अंदर इलेक्ट्रॉन देना बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर है कि वो इलेक्ट्रॉन दे, रिलीज़ करे, जबकि इसके रिवर्स में इलेक्ट्रॉन लेना ये पसंद नहीं करती। लेकिन उसके नीचे जो पोटेशियम है, अगर मुकाबलतन बात की जाए, विद रिस्पेक्ट टू लिथियम बात की जाए, तो पोटेशियम जो है ये लिथियम के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है। अदरवाइज ये भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करती। बेसिकली सारी मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती हैं, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपस में मुकाबलतन विद रेफरेंस ऑफ। तो पोटेशियम विद रेफरेंस ऑफ लिथियम, इसके अंदर डिज़ायर है इलेक्ट्रॉन लेने की। मैग्नीशियम पोटेशियम की हवाले से अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगी, लिथियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम के मुकाबले में। अच्छा, उसके बाद आप यूँ कह लें जो उसने लिखा है उसमें एग्जाम्पल भी दिया उसने, और एग्जाम्पल को पढ़ें आपको बाद फ़ौरन आपको डैनियल सेल याद आ जाएगा। जिंक हैज़ हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैन कॉपर बिकॉज इट इज़ अबव कॉपर इन दिस सीरीज। आपको याद होगा आपने जब डैनियल सेल पढ़ा था तो उसमें डैनियल सेल में यही पढ़ा था आपने कि जिंक और कॉपर को जब कपल किया जाता है तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ आते हैं। तो जिंक के मुकाबले में कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है। यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ था इसने। और देख भी लें कि जिंक जो है इस वक्त वो मैंने से यानी किया भी हुआ कलर, जिंक इस वक्त यहाँ पर है और कॉपर नीचे की तरफ है। और यही उसने कहा था अ मेटल हायर इन सीरीज हैज़ हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब आप जिंक और कॉपर को मिला कर अगर आप डिस्कस करेंगे तो जिंक क्योंकि ऊपर है तो जिंक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगी और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगी। यही वजह है कि डैनियल सेल में जब हमने जिंक और कॉपर को कनेक्ट किया था तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए थे और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे। यानी दूसरे साथ में जो मेटल नीचे मौजूद होगी वो रिड्यूस होना पसंद करती है, यानी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है। अच्छा, उसके बाद जब मैग्नीशियम और जिंक की बात करेंगे तो वहाँ मामला याद होगा रिवर्स हो गया था। मैग्नीशियम हैज़ हायर, यहाँ नज़र भी आ रहा है मैग्नीशियम ऊपर है और जिंक नीचे है। तो मैग्नीशियम और जिंक को जब कपल करेंगे तो जिंक मैग्नीशियम के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगी और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना पसंद करेगी। मैग्नीशियम हैज़ हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैन जिंक बिकॉज इट इज़ अबव जिंक इन दिस सीरीज। इन वोल्टाइक सेल में होता क्या है? The electrode with lower value of a reduction potential acts as anode. For example, zinc act as anode in Daniell cell. अब आप गौर करें ज़रा, जिंक और कॉपर में किसकी वैल्यू जनाब डाउन है? यही कहा पूछा कह रहे हैं ना, लोअर वैल्यू डेफिनेटली जिंक की है -0.76 और हायर वैल्यू कॉपर की है। तो जिसकी लोअर वैल्यू होगी वो बेसिकली ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। The electrode with the lower value of reduction potential act as anode, और वो एनोड यानी बनेगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इट मीन्स जिंक एक्ट एज एनोड इन डैनियल सेल। याद होगा ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई ऊपर। द इलेक्ट्रोड विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल की बात हो रही है जो आगे नंबर लिखे हुए हैं। द इलेक्ट्रोड विद ए हायर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज कैथोड। कॉपर के और जिंक के कपलिंग में कॉपर एक्ट एज कैथोड इन डैनियल सेल। तो इस तरीके से ये सारी मेरे ख्याल में पॉइंट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे।
तो और ये जो टेबल है वो टेबल याद मैं फिर वंस अगेन बता रहा हूँ, याद नहीं करनी। बेसिकली ये 3 वैल्यूज़ हैं जो याद करनी है। कॉपर और जिंक की भी इसलिए कि वो बेसिकली एक डैनियल सेल मशहूर और फेमस सेल है जिसकी अक्सर एग्जांपल आ भी जाती है, तो ये नंबर याद होने चाहिए। अच्छा, अब इसके यूजेस क्या हैं इस सीरीज़ के? इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प अस to predict which substances will form at the electrode during electrolysis। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सा बैक जाएं, हम ये आ जाएं इस तरफ, तो याद होगा ये हमने पढ़ा था जिसमें 1 2 3 4 5 हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े थे, और ख़ास तौर पे एक्वस मीडियम वाली जो आखिरी 3 एग्जाम्पल हैं उसमें सोडियम क्लोराइड वाटर में कंसनट्रेटेड में जब आयनाइज हुई तो 4 आयन मिले थे, और सोडियम क्लोराइड यही जब डाइल्यूट यानी बहुत कम मिकदार में जब पानी में डाला था तो भी यही 4 आयन मिले थे। लेकिन इनकी जो ऑक्सीजन रिडक्शन है वो डिफरेंट थी, याद होगा। यहाँ पर ये, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। मसलन यहाँ पर कंसनट्रेटेड में क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रही है, जबकि डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, OH नेगेटिव, उसको वाटर ही कहते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है ऐसे। अच्छा, तो ये सारी सिचुएशन है, ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर वंस अगेन इधर आते हैं, यही इसके यूजेस हैं बेसिकली, यही प्रेडिक्शन करनी होती है हमने कि भाई क्या होगा। तो एट कैथोड क्या, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। एट कैथोड कैटाइंस पॉजिटिव आइंस गेन इलेक्ट्रॉन, इट मीन रिडक्शन हैपन्स। कैथोड पे डेफिनेटली हमेशा रिडक्शन ही होती। द आयन लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज लेस रिएक्टिव, इज़ मोर पॉसिबल टू गेट रिड्यूस। लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव का मतलब क्या ले रहे हैं यहाँ पर? मोर रिएक्टिव का मतलब लेते हैं कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद कर रहा है। मसलन जिंक और कॉपर के मुकाबले में जिंक मोर एक्टिव है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और कॉपर लेस एक्टिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रही है। अच्छा, तो द आयन लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल इज लेस एक्टिव, जो नीचे है वो लेस एक्टिव और वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद एग्जाम्पल दी हुई है, ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ सोल्यूशन कंटेन Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव विल बी रिड्यूस टू हाइड्रोजन एज इट इज़ लोअर इन सीरीज दैन Na पॉजिटिव। अच्छा, अब आप देखें ये Na इस वक्त इस पोजीशन पे, और ये और उसके नीचे हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है ब्लू के साथ। और जो नीचे वाला होता है वो रिड्यूस होना पसंद करता है, ये हमने ऊपर रूल भी पढ़ लिया। सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन रिड्यूस होगी, ये वो यहाँ कहना चाह रहा है। अच्छा, इसी को अगर जाके अब वहाँ पर देखें इस पोजीशन पर, तो ये देखें सोडियम क्लोराइड और वाटर जब आयनाइज हुआ था इन केस ऑफ कंसनट्रेट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो Na पॉजिटिव मिला था और H पॉजिटिव मिला था आपको। तो वहाँ पर तो हमने ऐसे मामला चला दिया था क्योंकि वहाँ आपको समझ नहीं थी अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, अब आपको अंदाज़ा है। तो सोडियम पॉजिटिव जाके रिड्यूस होगा या H पॉजिटिव जाके रिड्यूस होगा, तो सीरीज़ के मुताबिक H पॉजिटिव रिड्यूस होगा, और यहाँ पर इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है बात। तो वापस चलते हैं अपने दोबारा उसी लाइन की तरफ। इफ़ सोल्यूशन कंटेन Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयन विल बी रिड्यूस टू हाइड्रोजन एज इट इज़ लोअर इन सीरीज दैन Na पॉजिटिव। ये तो रूल के मुताबिक बात होगी, और साथ ही मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी जो कि हमने पीछे पढ़ी भी थी। अच्छा, एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहे हैं एट एनोड पढ़ने से पहले अगर हम जाके वंस अगेन अपने नोट्स को देख लें, तो उसमें याद होगा हमने पढ़ी थी ये सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेटेड में और सोडियम क्लोराइड को डाइल्यूट के अंदर। जब हमने पढ़ा पॉजिटिव के रेफरेंस से कि रिडक्शन कौन करेगा, तो दोनों केस में हाइड्रोजन ही सामने आई थी। लेकिन व्हाट अबाउट नेगेटिव? अब यहाँ पर देखते हैं कि जब तो कंसनट्रेटेड था तो यहाँ आपको क्लोराइड नज़र आ रहा है, और जब आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन था तो वहाँ पर क्लोराइड की जगह वाटर आ गया, यानी OH नेगेटिव, ये जाके होगा ऑक्सीडाइज। जबकि कंसनट्रेटेड नेशनल सेल में कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में क्लोराइड ये बदल गया। इसका मतलब है कंसनट्रेशन का अफेक्ट भी होता है, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। इसको भी चल के देखते हैं वंस अगेन, यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस है, यहाँ पर ये पॉइंट बता रहे हैं कि एट द एनोड एनाइंस नेगेटिव आइंस लूज इलेक्ट्रॉन, इट मीन ऑक्सीजन हैपन्स। हेलाइड आइंस, जिसको आप X नेगेटिव भी कह सकते हैं, यहाँ क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड लिखा हुआ है, आर डिस्चार्ज बिफोर हाइड्रोक्साइड E.g. फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है? इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड आइंस आर डिस्चार्ज प्रोड्यूसिंग Cl2 बिकॉज क्लोरीन इज लोअर इन ऑक्सीजन सीरीज दैन वाटर। जबकि उसके रिवर्स में, बट इन electrolysis of dilute aqueous sodium chloride, OH ions are discharged instead of chloride ions, even though chlorine ions are lower in electrochemical series. This is due to following reason.
अब ये बेसिकली ये जो कह रहे हैं कि रिवर्स हो गया मामला, जबकि रूल था तो ठीक है, लेकिन उस समय कंसंट्रेशन का इफेक्ट आ जाता है इसके ऊपर। इसको भी साथ इसीलिए मैं यानी आपको पढ़ाया जा रहा है कि भी असल में कंसंट्रेशन के कम या ज़्यादा होने से ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी ये उतार चढ़ाव हो सकता है। जिसने ऑक्सीडाइज होना है वो रिड्यूस हो सकता है, यानी रिवर्स मामला हो सकता है। अच्छा, अब पढ़ते हैं इसको। द डिस्चार्ज ऑफ आयंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पोजीशन की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये तो ठीक है, वो अपने को पढ़ लिया। कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अब इसी की जनाब एग्जांपल वही जो ऊपर पढ़ी उसी को एग्जांपल दे के यहाँ पर नीचे लिख दिया है। बेसिकली यूँ समझ लें कि यहाँ पर जो आप ये 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं वो जस्ट रिपीट हो रहे हैं बेसिकली। तो कंसंट्रेशन की हेडिंग के अंदर इसलिए लिख दिया कि अगर पेपर में आ भी जाता है तो आप इसको एटलीस्ट यही दोबारा रिपीट करके, यानी आप वहाँ पर तो रेपिटेशन ही करेंगे, यहाँ पर आप इसको लिखना पड़ेगा। यानी ये मैं पॉइंट यहाँ पर दिया कि ये एग्जाम्पल के तौर पर कोड करना पड़ेगा। Concentration. In dilute solution aqueous sodium chloride, the concentration of Cl negative ion are low than OH negative ion, so OH negative ion will be discharged. ये पॉइंट वही ऊपर पड़ा। नीचे वाला पॉइंट, इन concentrated aqueous sodium chloride, the concentration of Cl negative ions are high than OH negative ion, so chloride ions will be discharged. अब आता है हमारे पास assessment exercise 4.3 and according to this question, which of the following metals is more likely to undergo reduction? कौन रिडक्शन शो करेगी? दी सारी रिडक्शन पोटेंशियल हुई है, लेकिन इसको देखकर आपने चेक करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टिप लिख दिया, यानी यूँ समझ एक फार्मूला आपके सामने रख दिया है। मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ई नॉट मीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, जिसकी पॉजिटिव ई ज़्यादा होगी वही रिड्यूस होना पसंद करेगी। अच्छा, अब इसमें आप देखें अगर गौर करें तो इसमें इस वक्त दोनों ही नेगेटिव है, तो फिर मोर पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर आप इस दोनों नंबर को नंबर लाइन के ऊपर फील करें तो ज़ीरो के करीब जो है वो ये नंबर है -1.66, ये उससे आगे है। तो अगर आप फील करें तो ये -0.44 जो है वो असल में पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा है, पॉजिटिविटी की तरफ है। तो दोनों ही नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू -1.66। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जिसकी होगी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा यानी रिड्यूस होना पसंद करेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर गायब है, तो इसका आंसर को चेक करते हैं कि ये क्या है। इसका आंसर, इसकी फॉन्ट रेड ब्लैक कर देते हैं तो चेक करते हैं क्या लिखा है। Fe ट्राई पॉजिटिव विल अंडरगो रिडक्शन देन एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई वैल्यू इज़ मोर पॉजिटिव, ये ज़्यादा पॉजिटिव है रूल के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, नीचे क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। अब इसमें जनाब सोडियम पॉजिटिव है, जिंक टाइप पॉजिटिव है, कॉपर टाइप पॉजिटिव, सब रिड्यूस हो रहे हैं और सबकी पोटेंशियल दी हुई है। अच्छा, उसके मुताबिक अगर रूल के ज़हन में रखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है वो कॉपर है, ये रिड्यूस होगी। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव है -7.76 है। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ऊपर दोनों ही नहीं है, लेकिन हम इसे नंबर लाइन पर फील करें कि ये नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर यानी किधर पड़े हुए हैं। अगरचे ये नंबर लाइन पे नेगेटिव लाइन पर ही पड़े होंगे, लेकिन पॉजिटिव यानी होने के नज़दीक ये वाला नंबर है ज़्यादा पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू -2.7। तो इसको भी देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा हुआ है। तो ये आ गया जनाब आंसर, फाइनल आंसर आपके सामने आ गया कि सोडियम सबसे कम है रिडक्शन में, फिर उसके बाद जिंक है, फिर उसके बाद कॉपर है। या दूसरे अल्फाज में इसी को उल्टा समझ लें कि कॉपर सबसे ज़्यादा रिड्यूस होगा पहले, फिर उसके बाद जिंक होगा, फिर उसके बाद मुकाबलतन सोडियम की बारी आएगी। फिर उसके बाद अगला थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हाफ सेल इन विच ऑक्सीजन अक्कर एंड द ऑक्सीजन हाफ सेल इन विच रिडक्शन अक्कर इन द गिवन वोल्टाइक सेल फॉलोइंग रिएक्शंस अक्कर इन द सेल। अब जिंक को जिंक डाइपॉजिटिव में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो रही है। तो इसको जनाब आप शो करते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। यह यहाँ आ गया ऑक्सीजन अक्कर, नज़र ही आ रहा है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही नज़र आ रहा है। और अक्कर दैट जिंक हाफ सेल यानी ये एनोड बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है 2H पॉजिटिव, यहाँ पर ये 1 होना चाहिए, ये मैंने लिखा हुआ गलत है, ठीक है ये करेक्ट हो गया। H मोनो पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अक्कर दैट एंड जिंक
हाफ सेल ये एनोड बन जाएगा और रिडक्शन अकर्स एट H पॉजिटिव हाफ सेल ये कैथोड बन जाएगा। ये ओवर पोटेंशियल एंड क्लोरीन गैस, इस ओवर पोटेंशियल इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ऊपर जाके ये देखते हैं कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास मुख्तलिफ रिडक्शन पोटेंशियल मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की, इसके मुताबिक ही सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है एट कैथोड और एनोड। लेकिन साथ साथ एक्सेप्शंस भी हैं कि कंसंट्रेशन इफेक्ट, कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होगी तो इसकी तरतीब में फ़र्क पड़ जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, वो है ओवर पोटेंशियल। अब ये ओवर पोटेंशियल क्या है इसको समझते हैं, और इसको समझने से पहले अगर हम वंस अगेन बैक जाएं इस पोजीशन पर जिसमें आपने पढ़ी थी ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की, जिसे नेल्सन सेल भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की। तो इसमें ज़रा आए नीचे की तरफ तो कैथोड और एनोड रिएक्शन को देखें। अगर तो आप इन रिएक्शन को देखें डाइल्यूट के रेफरेंस से, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कंसनट्रेटर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये तो अपनी जगह अपनी यानी कायम है, एंड कैथोड पे जो रिएक्शन है वो तो सेम है वही जो कि राइट साइड पे आपको डाइल्यूट वाली कॉलम में नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप आते हैं एनोड पर रिएक्शन तो रिएक्शन चेंज हो जाता है। रिएक्शन यहाँ पर भी OH नेगेटिव का ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है? यही असल में ओवर पोटेंशियल है। इसको जब जाके समझते हैं तो मेरे पास है जनाब, मैंने एक स्लाइड क्रिएट किया, स्लाइड को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ओवर पोटेंशियल के अंदर जब हम क्लोराइड की ऑक्सीडेशन चेक करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी -1.36 वोल्ट है, और जब हाइड्रोक्साइड आयंस की रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करते हैं तो उसकी जनाब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.23 है। और ये आपको नंबर लाइन से जस्ट एक विजुअलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ रख दी है। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जिसका मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी वो जाता है वहाँ पर ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो अगर आप इन दोनों को चेक करें, क्लोराइड आयन जाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा, तो उसके लिए जो नज़र आ रहा है -1.23, ये असल में 1.23 को इस पोजीशन पर आएगा। ठीक है, और 1.36 तो बहुत अवे है ज़रा, तो इसका मतलब है -1.23 पॉजिटिव वैल्यू इसके करीब है, या यूँ कह लें मोर पॉजिटिव है। हालांकि है तो दोनों नेगेटिव ही, लेकिन इनफैक्ट कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करें इस चीज़ को कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फॉर हाइड्रोक्साइड है वो -1.23, इट इज़ मोर पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू -1.36। तो असूलन ये होना चाहिए ऑक्सीडाइज। लेकिन आपने अभी पढ़ा है कि जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यानी नेल्सन सेल के अंदर जब आप रिएक्शन करवा रहे होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो वहाँ पर वो क्या रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन की जगह क्लोराइड आयन स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या चीज़ है? रिएक्शन तो हमारा होना तो असूलन या टॉपिक के यानी प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो आपके पास सीरीज़ है उसके मुताबिक तो OH आयन को ही जाना चाहिए ऑक्सीजन होने के लिए। लेकिन हमें असल में करना क्या पड़ता है, ऑक्सीजन विल लिबरेट एट -1.48 वोल्ट, यानी इसको फर्दर मज़ीद कुछ वोल्टेज की ज़रूरत होती है वाटर को उस पोजीशन पे जाके, यानी 1.48 वोल्ट के ऊपर जाके ये हाइड्रोक्साइड की स्टार्ट होती है जनाब ऑक्सीडेशन। तो ज़रा डिफरेंस तो निकालें। डिफरेंस जब निकाला तो हमारे पास 0.25 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, यानी आप 1.23 में अगर 0.25 और डालेंगे तो जाके कहीं स्टार्ट होगा जनाब उसकी ऑक्सीडेशन। ये जो नंबर ज़्यादा है इसी को ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन कह देते हैं। ठीक है, तो अब आ गया जनाब ये कि फिर होगा क्या अगर आपने जनाब यहाँ पर जो क्लियर हो रही बात वो ये है कि आपका जो रिएक्शन स्टार्ट होगा ये वाली ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड की वो 1.48 पर जाके स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब है कि जो नया नंबर है वो नया नंबर जो अब आपने कंपेयर करना है, यानी लिस्ट के अंदर जो नया नंबर अपीयर हो रहा है, एक तो ये है और दूसरा आपका ये है। अब इस वक्त कंपैरिजन में ये चीज़ शामिल नहीं है। तो जब आप इन दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो अब मोर पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? अब मोर पॉजिटिव वैल्यू -1.36 वोल्ट है, यानी कंपटीशन में अब क्लोराइड जो है वो शामिल हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। यही वजह है, ये चीज़ हम आपको पढ़ाना चाह रहे थे कि ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्लोराइड जो है वो स्टार्ट हो जाती है जनाब ऑक्सीडेशन करना इंस्टेड ऑफ
हाइड्रोक्साइड आयन। यही चीज़ आपको समझाना था, यही चीज़ समझाई। और अब बैक जाते हैं वहाँ पर अपने नोट्स की तरफ, और नोट्स में हमने सबसे पहले तो वहाँ पर बैक आ जाए यहाँ पर इस पोजीशन पे कि ये जब हम नेल्सन सेल की बात कर रहे थे वेयर इट इज़ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन और राइट साइड पे डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इसमें कैथोड का रिएक्शन तो सेम है लेकिन एनोड के रिएक्शन सेम नहीं है। और ये जो डाइल्यूट वाला है, ये जो यानी साइड है ये वाली, ये तो एग्जैक्ट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहा है कि हाइड्रोक्साइड ही जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं नेल्सन सेल में, तो नेल्सन सेल में एनोड का रिएक्शन चेंज हो जाता है। कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो क्लोराइड आयन की ज़्यादा हो जाती है, यानी मोर पॉजिटिव हो जाती है। इस वजह से क्लोराइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। यही असल में पॉइंट था यहाँ पर, और इसी को हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं, लेकिन लिखने में डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज a slow process at room temperature and requires activation energy which is supplied in the form of voltage from the battery. So the extra voltage required to start the oxidation of water is known as overvoltage. So the oxidation of water will not happen, but chloride ions start to oxidize and release chlorine gas at anode. यही असल में ओवर पोटेंशियल थी। ये भी आप समझ लें कि ये एक एक्सेप्शन है जो स्टार्ट हो जाता है स्पेशली जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये पढ़ने के बाद यहाँ पर बुक में जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो यूँ लग रहा है जैसे ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन गैस किया, जबकि ओवर पोटेंशियल क्लोरीन गैस नहीं, वो बेसिकली ड्यू टू मोर कंसनट्रेशन वाटर की स्टार्ट हो जाती है, या हाइड्रोक्साइड कह लें। हमारे पास नया टॉपिक, बैटरी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A battery is a galvanic cell or group of galvanic cells joined in series। यानी बैटरी जो है वो बेसिकली गैल्वेनिक सेल ही है। गैल्वेनिक सेल वही जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, गैल्वेनिक सेल के नाम पर, वोल्टाइक सेल के नाम पर, और इन दोनों के अंडर डैनियल सेल थी इनकी एग्जांपल। और अगर आप देखना चाहें इसकी ख़ास तौर पे ये जो वर्ड है ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल, इसको ज़रा क्लियर होना चाहिए। तो ये इस वक्त ये हमारे पास है जिंक और कॉपर की रॉड्स हैं जो ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ पाइल अप की हुई हैं। इसी वजह से इसको वोल्टाइक पाइल भी कहते हैं बाज़ औक़ात। ये मैंने उसको दूसरे टैब में जाके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ये ग्रे कलर की होगी जिंक रॉड, और जो आपको लाइट सी ऑरेंज नज़र आ रही है वो आपके पास होगी कॉपर रॉड, और इनको एक दूसरे के साथ पाइल अप किया हुआ है। हमने जो वोल्टाइक सेल पढ़ा था वो था जिंक इंटू जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर इंटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ ऐसा कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये हल्की सी अमेंडमेंट ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये भी एक सेल जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ मुझे मकसद था कि ग्रुप ऑफ सेल दिखाना। तो ये ग्रुप सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने उस तरफ। आगे आता है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं कि इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट बाय अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है इसमें। व्हेन कनेक्टेड इन ए सर्किट इट्स एनोड इज ऑक्सीडाइज बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। और ये तो हम कंटिन्यूस पीछे पढ़ते आ रहे हैं बार बार कि जो एनोड होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और वहीं से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टूवर्ड्स कैथोड बाय एक्सटर्नल सर्किट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने डैनियल सेल में पढ़ा था कि जिंक जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो बाहर की तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कैथोड यानी कॉपर की तरफ चले जाते हैं। एट कैथोड दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये इसके कुछ पॉइंट्स आगे एग्जाम्पल में हमारे पास ड्राई सेल है, स्टोरेज सेल्स हैं, मर्करी से बैटरीज हैं। इसमें ड्राई सेल बच्चे काफ़ी हद तक समझते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ये ड्राई सेल ही है जो नज़र आ रहे हैं आपको इस वक्त। तो उसके बाद आ जाए वापस इधर। अब आता है फ्यूल सेल। एक नया हमारे पास एक स्टार्ट हो गया फ्यूल सेल, इसको समझना है। और सबसे पहले एक दो पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इसके साथ इसको हम पढ़ेंगे एनिमेशन के साथ मिला के पढ़ेंगे कि इसकी एनिमेशन कैसी है, वो भी अभी मैं लाता हूँ इधर। अ फ्यूल सेल इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल विच इज़ बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन O2 एंड H2। फ्यूल सेल भी बेसिकली गैल्वेनिक सेल ही है। इसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान होगा, और इस दोनों के रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिनको हम एनोड से कैथोड की तरफ मूव करवाएंगे बिल्कुल डैनियल सेल की तरह, और वो इलेक्ट्रॉन हम किसी यूजफुल वर्क में यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, लाते हैं इसके साथ ही मेरे ख्याल में अपनी वो एनिमेशन में ले आते हैं साथ ही इधर। ये मेरे पास एनिमेशन आ गई, अब इनको पढ़ते हैं साइड बाय साइड। व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर O2 इट मीन्स O2, यानी जब हाइड्रोजन को आप एयर में बर्न करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना होता है। देन हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, और डेफिनेटली हाइड्रोजन जब बर्न होगी तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद वाटर ही बनाएगी।
It is an exothermic reaction occurs and a lot of chemical energy is released in the form of heat and light. जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बर्न करेंगे तो इसमें लाइट भी मिलेगी, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट भी बेशुमार मिलेगी। यूजुअली जब वाटर का रिएक्शन शो किया जाता है वाटर फॉर्मेशन का, तो उसमें सिर्फ यहाँ पर इतना ही दिखाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हीट की बात हो रही है तो हम प्लस हीट भी लिख देंगे साथ, जिसको हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ H2 एंड O2 टू फॉर्म वाटर इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो वाटर बनाने के दौरान हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन कराने के बाद जो वाटर बनता है, इस दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जनाब हम यूज़ कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोड्स कंटेन प्लेटिनम एज कैटलिस्ट। जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें प्लेटिनम हमने फिक्स किया होता है साथ, ताकि रिएक्शन आसानी से हो सके। ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हैज़ 3 कंपार्टमेंट। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एनिमेशन की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होने जा रही है। 3 कंपार्टमेंट हैं, सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर बाय पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर कार्बन पोरस इलेक्ट्रोड तो नहीं नज़र आएंगे, लेकिन बहरहाल ये भी कुछ चीज़ें क्रैमिंग है, वो याद रखनी पड़ेंगी। है क्या जनाब, यहाँ पर ये हमारे पास एनोड है, इधर से हम हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे ऐड करेंगे इस कंपार्टमेंट में, हाइड्रोजन आएगी इस तरफ, और ये असल में आपका गैस डिफ्यूजन लेयर है। यहीं पे बेस आप कह सकते हैं कि पोरस कार्बन कंपार्टमेंट है, जो यहाँ पर तो मेंशन नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन आके ऑक्सीडाइज होगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, और डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी और ऑक्सीडाइजेशन होगी यहाँ पर, तो ये हिस्सा एनोड हो जाएगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस फिलामेंट इस तरह मूव कर जाएंगे, ठीक है। जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन होगी, जो यहाँ पर अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो सकी, वो इधर से बाहर रिसाइकिल कर लेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। दिस इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हैज़ 3 कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर बाय पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। द मिडल कंपार्टमेंट कंटेन हॉट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दरमियान वाला जो हल्का सा ग्रीन फील हो रहा है, वहाँ पर असल में है हमारे पास हॉट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या करता है वो भी देखते हैं। इधर से ऑक्सीजन गैस एंटर करेंगे, ऑक्सीजन आएगी हमारी एयर के ज़रिए, वो इधर से एंटर होगी, वो भी इस पोरस पार्टीशन में होगी डिफ्यूज़। जो डिफ्यूज़ होगी वो, और इधर से हाइड्रोजन, दोनों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ज़रिए रिएक्शन हो रहा होता है। अभी हम इसे चेक करते हैं रिएक्शन को भी। अच्छा, जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन है और जो वाटर इस दौरान बनता है, वो इधर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एनोड पर क्या हो रहा है ये चेक करते हैं। एनोड हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। जो हाइड्रोजन गैस होती है यहाँ से वाटर में चेंज हो जाती है। साथ ही अगर इसे नीचे रिएक्शन में जाके देख लें तो मुनासिब रहेगा। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्साइड जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यानी इस कंपार्टमेंट में मौजूद है, उससे रिएक्शन करता है, जिससे ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन O2 गैस इज़ रिड्यूस टू OH नेगेटिव माइन। वो कैसे नेगेटिव में तब्दील हुई, O2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में ये 4 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से रिलीज़ होकर कैथोड की तरफ आए थे, उन्होंने मिलकर इसे 4 हाइड्रोक्साइड में चेंज कर दिया। एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड यूज अप हो रहे हैं यहाँ पर, विच आर प्रेजेंट इन दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और कैथोड पे यही हाइड्रोक्साइड दोबारा बन रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन बैलेंस रहेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये रिएक्शन एट एनोड और एट कैथोड तो हमने देख लिए, और यहाँ पर अब इन दोनों का टोटल भी करते हैं। अब इन टोटल को कैसे करना है, इसको इधर ले जाते हैं इधर, और यहाँ पर देखते हैं। एट एनोड 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल थे, जिन्होंने 4 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके 4 वाटर मालिक्यूल क्रिएट किए और 4 इलेक्ट्रॉन दिए। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। जबकि कैथोड पे ऑक्सीजन ने वाटर की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके 4 हाइड्रोक्साइड आयन क्रिएट किए थे। अब इन दोनों को टोटल करना है। टोटल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, आपने ये देखना है कि एरो हेड पे जो चीज़ें मौजूद हैं पहली क्वेश्चन में, और अगर वही एग्जैक्ट सेम विद सेम साइन दूसरी क्वेश्चन में एरो टेल पे मौजूद है तो वो कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नज़र आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन है इस एरो हेड पर, यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एरो हेड की टेल पर मौजूद है। सिमिलरली इस ऊपर वाली रिएक्शन में 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, जबकि वही सेम 4 हाइड्रोक्साइड आयन विद सेम साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव एरो टेल हेड पर मौजूद हैं सेकंड इक्वेशन में, तो ये कट जाएंगे। कटने के बाद जो चीज़ बाकी रहेगी वो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 वाटर ये, और एरो हेड के ऊपर वहाँ पर सिर्फ 4 वाटर मालिक्यूल बच गए। अब यहाँ पर अब देखें 2 वाटर मालिक्यूल इधर भी हैं, 2 वाटर मालिक्यूल इधर भी हैं। ये सेम स्पीशी है, सेम यानी मालिक्यूल है, इनको जाके उधर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई।
ये एग्जैक्ट सेम इक्वेशन हमारे पास यहाँ बनी हुई है। ठीक है, अब दोबारा पढ़ते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। दीज इलेक्ट्रोड कंटेन प्लेटिनम एज कैटलिस्ट, और ये जो इलेक्ट्रोड है उसमें प्लेटिनम में कैटलिस्ट के तौर पर रखा हुआ साथ। द मिडल कंपार्टमेंट कंटेन हॉट एक्वा सोल्यूशन KOH। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड तक ये तो जनरल फार्मूला है, लेकिन आपको ये लिखना होता है कि एनोड पे क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हुई और कैथोड पे क्या चीज़ रिड्यूस हुई, यानी वो कौन कौन से एनोड कैथोड हैं। हाइड्रोजन को ही एनोड और ऑक्सीजन को कैथोड माना जाएगा। दीज इलेक्ट्रॉन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की रिडक्शन कर देते हैं, क्योंकि ये आपके सामने है, ये जो सेकंड इक्वेशन है, कैथोड ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो गए, साथ उसके ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी लग गया। हाइड्रोजन की एंट्री भी बेसिकली एक रिडक्शन की साइन है। अच्छा, अब ये जो सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल सिर्फ 0.9 वोल्ट हमें डिलीवर करता है। The fuel cell operates at high temperature, so water formed evaporates and may be condensed. क्योंकि ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे हो रहा होता है। यहाँ पर ये देखा होगा आपने, ये स्पेशली इस एनिमेशन में ये शेप दिखा रहे हैं, हीट रिलीज़ हो रही है काफ़ी। तो हीट रिलीज हीट जो होती है वो बेसिकली वाटर को लिक्विड फॉर्म में रहने नहीं देती, वो उसको एवेपोरेट कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो एवेपोरेटेड फॉर्म में होती है, लेकिन हम उसे कंडेंस करके वाटर शेप दे सकते हैं। The fuel cells of this kind have been used by American space program. वो क्यों यूज़ कर रहे हैं कि स्पेस में पानी ले जाने की बजाय ये सेम सेल भी यूज़ कर लेते हैं, उनसे जो पानी बनता है, जो रिलीज़ होता है, उसी को कंडेंस करके पीने के काम भी आ जाता है। The water condensed in spacecraft is consumed by the astronauts. अब आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स। तो फर्स्ट है एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स आर हाईली एफिशिएंट सिंस दे कन्वर्ट फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद वेरी लिटिल वेस्ट। यहाँ पर हाइड्रोजन को बेसिकली फ्यूल कहा जा रहा है, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो वाटर बनेगा, और इस दौरान सारी की सारी हाइड्रोजन यूज़ अप हो जाती है और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट भी करती जाती है साथ साथ ड्यू टू ऑक्सीडेशन। नंबर 2 है फ्यूल सेल्स आर हाईली रिलायबल एज दे हैव नो मूविंग पार्ट्स। जैसे बाकी मशीनरीज में मूविंग पार्ट होते हैं, ऐसे इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। दे आल्सो हैव ए लॉन्ग लाइफ स्पैन विद अ लिटल मेंटेनेंस, यानी इतनी ज़्यादा रिपेयरिंग या इस किस्म की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है इसकी। और नंबर 3 में आता है फ्यूल सेल्स आर सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी एज दे डोंट प्रोड्यूस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, दे एमिट वाटर वेपर ओनली, सिर्फ वाटर वेपर ही बनते हैं और वो ऐसे पोल्यूटेंट नहीं है। अनलाइक फ्यूल सेल्स गैसोलीन पावर्ड कंबशन इंजन इन व्हीकल्स एमिट पोल्यूटेंट्स। ये जो नॉर्मल हमारे गैसोलीन के कंबशन इंजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि पोल्यूटेंट हैं, और सल्फर के ऑक्साइड वो भी पोल्यूटेंट्स हैं, विच काज पोल्यूशन एंड क्रिएट स्मोक। दीज पोल्यूटेंट्स काज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड अदर हेल्थ इशूज़। आल्सो गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये कि जब ये ख़त्म होगा तो उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते इस एनर्जी को। गैसोलीन की बात हो रही है। डिसएडवांटेजेस में आता है कि फ्यूल सेल्स हैव ए फ्यू डिसएडवांटेजेस। हाइड्रोजन इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव इन नेचर। इट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग फॉर स्टोरेज एंड यूज़। स्टोरेज के लिए भी इसकी केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है और यूज़ के लिए भी। सो इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि इसकी नेचर में इन्फ्लेमेबिलिटी है, इस वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना भी ठीक ठाक प्रॉब्लम है और खौफनाक काम है ये, क्योंकि किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। हाइड्रोजन यूज्ड इन फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये इसकी यानी सबसे बड़ी दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि ये असल में वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस होते हैं, और वो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी एक्सपेंसिव चीज़ है। यहाँ पर आके ये हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जाने से पहले मैं हाइड्रोजन की ये जो इनफ्लेमेबिलिटी है मैं इसको ज़रूर शो करना चाहता हूँ। ये देखें यहाँ पर क्या होने लगा। Cylinder is filled with extremely flammable hydrogen gas, and I really want to light some of it on fire. To get the hydrogen out of the tank, though, I first need to add a regulator. Now I can attach a balloon and carefully open the valve. As the balloon fills with the hydrogen, it starts lifting up, just like it would with helium. The only difference is that hydrogen is even lighter than helium and a lot more dangerous.
Helium alone is almost completely inert, and when I tried letting a balloon of it on fire, it wasn't super impressive. This, however, is what happens when I try it with the hydrogen balloon. कि हाइड्रोजन गैस क्यों इनफ्लेमेबल है या कैसे इनफ्लेमेबल है। उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम के दोनों को कंपैरिजन कराया कि हीलियम जो है बेसिकली इनर्ट है, उसको बर्न करने से सिर्फ बैलून फटेगा और कुछ भी नहीं होगा। हाइड्रोजन का जो बैलून है वो फटा भी, लेकिन साथ साथ अच्छी खासी आग भी उसने पकड़ ली। लास्ट आइटम एंड दैट इज़ एक्सरसाइज, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास MCQs हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द गैल्वेनिक सेल। कैटाइंस आर प्रोड्यूस एट कैथोड, एनाइंस आर ऑक्सीडाइज एट एनोड, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, एंड लास्ट C जो कि गलत है, जिसको हमने टिक भी किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इसके लिए हम वंस अगेन वही डायग्राम जो हमारी जर्नल है उसको हम ले आते हैं और उसके मुताबिक हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल डायग्राम, जो रूट है इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रॉन का, वो एनोड से कैथोड है, कैथोड से एनोड की तरफ नहीं होता। इसलिए ये C पार्ट आपका गलत है, टिक भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डैनियल सेल। हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट एज अ कैथोड, हाफ सेल कंटेन एन एलिमेंट इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, ये तो ठीक है। ए साल्ट ब्रिज कनेक्टेड टू हाफ सेल, ये भी ठीक है। और फिर लास्ट आता है ए स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट एज ए कैथोड। बेसिकली एक्टिव मेटल उसको कहते हैं हम यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन शो करें। इसमें एनोड पर ही हमेशा वो मेटल होती है, या एनोड के ऊपर ही वो मेटल रखी जाती है, या वो मेटल एनोड कहलाएगी जो कि आराम से ऑक्सीडाइज हो सके और इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सके। तो इस रेफरेंस से ये जो लिखा हुआ है कि हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट एज कैथोड, कैथोड नहीं, वो एनोड पर होती है हमेशा, क्योंकि ऑक्सीजन होती ही एनोड के ऊपर है, इस वजह से एक्टिव मेटल भी एनोड के ऊपर ही होगी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील, ये तीनों प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व और ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ये डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है, ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस नहीं है। उसके बाद आता है गैल्वेनाइजिंग इज कोटिंग विद टिन, कोटिंग विद जिंक, कोटिंग विद क्रोमियम, कोटिंग विद कॉपर। तो गैल्वेनाइजिंग बेसिकली प्रोसेस ही वो है जिसके अंदर हम एक मेटल के ऊपर जिंक की लेयर को बिठा देते हैं, तो हम कहते हैं ये गैल्वेनाइजिंग कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्पेशली ये मैंने नोट्स खोल लिए हैं, और ये नेल्सन सेल वाला कॉलम है, 3rd फ्रॉम लेफ्ट टू 3rd जो हमारे पास ये वाला है, और इसमें दोनों नोड और कैथोड के रिएक्शन आपके सामने क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब आप पढ़ते हैं इसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नेल्सन सेल। सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस एट एनोड, तो एनोड पे तो सोडियम मेटल नहीं, क्लोरीन गैस मिल रही है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर C भी सारी देख लें। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, तो एनोड पर जनाब आपको ये एनोड है और वहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है, वो भी गलत है। B आ गया क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड, तो एनोड के ऊपर देखें वो क्लोरीन गैस, वो तो बिल्कुल ठीक है। सोडियम आइंस आर नॉट, ये नॉट का वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। सोडियम आइंस आर नॉट रिड्यूस्ड एट कैथोड, कैथोड पे सोडियम आइंस रिड्यूस नहीं होते, ठीक है बात। हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो रही है यहाँ पर, यानी H पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो रहे हैं और जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं। ये कह सकते हैं कि क्लोरीन गैस इज़ नॉट प्रोड्यूस एट एनोड, तो ये ऑप्शन से बाहर निकल जाएगा, तो फिर आपका D A की आंसर यानी ठीक हो जाएगा। बहरहाल इस वक्त ये दोनों ऑप्शन हमारे पास ठीक हैं। अब आता है हमारे पास 6th, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट टू ऑक्सीडाइज ए मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मेटल को दूसरी मेटल पे सेट करने के दौरान उसको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं। डेफिनेटली याद होगा सब बच्चों को कि कैथोड के ऊपर जाके मेटल के आयन जो पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन के रिड्यूस होकर वहाँ पर सेट हो जाते हैं, ये यानी गलत है, ये ठीक नहीं है। कोटिंग ए मेटल ऑब्जेक्ट विद ए थिन लेयर ऑफ मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, ये ठीक है। उसके बाद आता है मेल्टिंग ए मेटल ऑब्जेक्ट टू फॉर्म ए थिन कोटिंग,
यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे मेटल को मेल्ट करके ऊपर चढ़ा देना, ठीक है, कवरिंग तो हो जाएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन में नहीं आता। डी, यूजिंग हीट टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल ऑब्जेक्ट। बात ठीक है, लेकिन मेटल तो कवर हो जाएगी, लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन के अंडर नहीं आता है। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन में सिर्फ बी ही आता है। अब आता है 7, इन वोल्टाइक सेल दी साल्ट ब्रिज सर्व्स द फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल सर्किट। ये तो गलत है, वो तो मूव कर रहे होते हैं। मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलोइंग आयन मूवमेंट, और यही असल में मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें वो दोनों कंपार्टमेंट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस रखता है। स्टोरिंग एक्सेस एनर्जी फ्रॉम द सेल, ये भी ठीक नहीं है। जनरेटिंग एडिशनल वोल्टेज फॉर द सेल, ये भी ठीक नहीं है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, if voltage data shows that metal A has higher standard reduction potential than metal B, it can be concluded that। तो सबसे पहले के ऑप्शन पढ़ें, अगर हम सीरीज़ को देख लें, ये हमारी सीरीज़ आ गई जिसमें ये सारे मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल हमने यहाँ पर यानी रखी हुई है, लिखी हुई है, और टॉप टू बॉटम ये रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रही है। और हमने ये पढ़ा था कि जिस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है उसको इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी या डिज़ायर ज़्यादा होती है। अगर ए की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और बी की कम है तो इसका मतलब कि बी ऊपर है और ए नीचे की तरफ होगा। और बी ऊपर होने का मतलब ये है कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। रिएक्टिविटी का मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, डिज़ायर ज़्यादा है उसकी। तो इस रेफरेंस से अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर देखें, मेटल बी इज़ मोर रिएक्टिव दैन मेटल ए की निस्बत बी ज़्यादा रिएक्टिव है। क्वेश्चन यही कर रहे थे ना, इफ़ द वोल्टेज डाटा शोज दैट ए हैज़ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ए की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो उसमें सीरीज़ में नीचे है और बी सीरीज़ में ऊपर है। तो इस रेफरेंस से बाकी ऑप्शन सारे यानी खारिज हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, सिर्फ ये बी वाला ही सामने आता है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 पार्ट 4 है, एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व्स एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो डेली लाइफ में हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना, मीथेन गैस और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी कॉमन एग्जांपल है हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाई डज क्लोरीन गैस फॉर्म एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू क्लोराइड। मोल्टन लेड टू क्लोराइड जब आयोनाइज होगा आफ्टर मेल्टिंग तो वो विल गेट ओनली 2 आयंस, लेड डाई पॉजिटिव, क्लोरीन मोनोनेगेटिव। तो क्लोराइड बीइंग नेगेटिवली चार्ज, डेफिनेटली उसने किधर जाना है, उसने एनोड की तरफ ही जाना है। A chloride ion is negatively charged, so these ions migrate to the anode. They lose electron and combine to form chlorine gas. वहाँ जाके जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो क्लोरीन एटम बनेगा, तो दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्योंकि क्लोरीन अकेले नहीं रह सकती। तो पॉइंट सिर्फ इतना ही था, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, डेफिनेटली उसने पॉजिटिव की तरफ ही मूव करना है। और अगर यही क्वेश्चन उठा के लेड के बारे में ही पूछा जा सकता है कि वाई डज लेड फॉर्म एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पर भी यही जवाब दे देंगे, क्योंकि लेड डाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से उसने कैथोड की तरफ ही जाना है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर यानी जिनके आंसर्स पीछे हमने नहीं दिए हुए थे, बाकी जितने भी हैं डन लिखा है, बेसिकली पीछे हम उन क्वेश्चंस को पोस्ट कर चुके हैं टॉपिक के साथ साथ। तब लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट है हमारे पास, डिफाइन ऑक्सीजन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये डेफिनेटली भी 9th क्लास वगैरह में की हुई हमने, लेकिन वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट ओवर हेयर। ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसके बिल्कुल उल्टी है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल हमने एक ही रखी है, मीथेन गैस व्हेन बर्न, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। अब इसमें हो क्या रहा है, कार्बन रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ सी है, एच के साथ अटैच है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो चुकी है। इसका मतलब है कार्बन यानी मीथेन की ऑक्सीजन हो गई। अच्छा, रिडक्शन में भी वही एग्जांपल रखी है हमने, ये सिर्फ ऑक्सीजन है,
अगले स्टेप में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉस ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस्ड। यहाँ ऑक्सीजन बेसिकली रिडक्शन शो हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो गई है। फिर आता है अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस, ये आगे पार्ट 8 है। वाई डज क्लोरीन गैस फॉर्म एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू क्लोराइड। ये वही क्वेश्चन जो ऊपर रिपीट हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन यानी रिपीट हो चुका है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर भी मैंने लिख दिया कि दोबारा वही क्वेश्चन देख लें। फिर क्वेश्चन आता है हमारे पास थिंक टैंक, और ये थिंक टैंक का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर जनाब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हेन मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड NaBr इज इलेक्ट्रोलाइज्ड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर सीन एट द एनोड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सोडियम ब्रोमाइड है मोल्टन स्टेट में, Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव होगा, तो Br नेगेटिव किधर जाएगा, Br नेगेटिव डेफिनेटली एनोड की तरफ जाएगा इस पोजीशन पर। ये मैंने ऑलरेडी रखी हुई है ये डायग्राम जनरल, ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो ये जनाब आपके पास Br नेगेटिव, जहाँ पर हाँ आप X नेगेटिव की जगह, जो कि जनरल रिएक्शन है, X नेगेटिव की जगह Br नेगेटिव तस्वर कर लें, इमेजिन कर लें, तो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड, गेट रिड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज किस में होगा, Br, और Br का जो कलर होता है वो रेड होता है। इस वजह से हम वहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि नेम द रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम ब्रोमीन के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट डिफरेंस वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ़ यू यूज मोल्टन सोडियम आयोडाइड। अगर सोडियम ब्रोमाइड की जगह सोडियम आयोडाइड होगा तो डेफिनेटली I नेगेटिव X की जगह फील कर लें, और I नेगेटिव विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स एनोड, वहाँ जाके एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ऑक्सीडाइज होगा। I नेगेटिव जो है वो बेसिकली यानी आयोडीन हो गया। तो आयोडीन जो है वो होती है, उसका कलर जो होता है वो होता है, हमारे पास वायलेट वेपर्स होते हैं एट एनोड इंस्टेड ऑफ रेडिश ब्राउन ब्रोमीन, ये इसमें चेंज होगी सिर्फ। उसके बाद है राइट दी इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन बोथ केसेस, यानी ये जो ऊपर सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड की बात हो रही है, इनके आपने लिखने हैं रिएक्शंस लिखने हैं। अच्छा, उसके साथ अगला क्वेश्चन भी जोड़ लें, इकट्ठा एक ही दफ़ा करते हैं। व्हाट डिफरेंस वुड एक्सपेक्ट to observe if you use a dilute aqueous solution of potassium bromide, also write electrode reactions। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लें, इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे 2 कॉलम है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम आयोडाइड। एट कैथोड क्या होगा, ये जिन मेरे कि ये दोनों मोल्टन है, इसमें वाटर का कोई यानी कंटेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 आयन मिलेंगे आपको, या आयोनाइजेशन के दौरान सोडियम पॉजिटिव होगा, Br नेगेटिव होगा, जबकि इसमें सोडियम पॉजिटिव और I नेगेटिव होगा। तो एट कैथोड क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो सोडियम है, तो वो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Na बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगी। जबकि उसके पैरेलल भी यही रिएक्शन हो रहा है सोडियम आयोडाइड के केस में, क्योंकि वहाँ पर भी सोडियम ही है। तो सोडियम पॉजिटिव 1 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम न्यूट्रल होके यानी रिड्यूस होके सोडियम मेटल बन जाएगा। अब आ जाए इस एनोड की तरफ, सोडियम ब्रोमाइड के केस में ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जाएगा जनाब एनोड की तरफ और वहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि Br जो है वो डाइटोमिक स्टेट में रहता है। इस वजह से हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि Br2 हो जाए, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसी वजह से हमने ऊपर वाली इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन रिएक्शन तो एक ही यानी इलेक्ट्रोलाइट का ना, तो हाफ रिएक्शन ये है, हाफ रिएक्शन ये है, दोनों हाफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए। ठीक है, अब इसके पैरेलल आप एनोड की तरफ आ जाएं, तो आपने सिर्फ ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड चेंज किया है, रिएक्शन सारे के सारा वैसे ही है। 2 आयोडाइड 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हैलोजन में सारे एटम ही जो हैं वो डाइटोमिक स्टेट में होते हैं, I भी I2 की शेप में नजर आएगा, इस वजह से हमने इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो इनको ऊपर वाले कैथोड पे रिएक्शन वाले, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो कैथोड के ऊपर जो है रिएक्शन उसके इलेक्ट्रॉन को भी 2 करने के लिए सारी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो होगा जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट का यानी आंसर। अब 4th की बात हो रही है कि आप क्या डिफरेंस फील करेंगे अगर आपने पोटाशियम ब्रोमाइड को पानी में डाल के रिएक्शन शुरू कर दिया। तो याद होगा रिएक्शन, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, और पीछे हमने सारा ये मुकम्मल तौर पे यानी क्लियर कर चुके हैं, देख चुके हैं, क्योंकि इसमें अब वाटर की भी आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, H पॉजिटिव H नेगेटिव आयन जनरेट होंगे। तो ऐसे केस में आके पोटाशियम ब्रोमाइड के पॉजिटिव या Br नेगेटिव दोनों ही पानी के अंदर ही रहेंगे, वाटर के अंदर ही रहेंगे, सिर्फ वाटर बेसिकली रिएक्शन करेगा। H पॉजिटिव जाएगा एट कैथोड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी,
और एनोड के ऊपर जनाब वो H- जाएगा और वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा फिलहाल ज़रूरत नहीं, ये असल में बेसिकली तब करते हैं जब खास तौर पे आप दोनों हाफ फ्रैक्शन को ऐड करना होता है। तो फिलहाल ये दोनों ऐसा भी चले जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। अब आते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हाट इज फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, डू नॉट राइट रिएक्शंस। रिएक्शन नहीं लिखने, सिर्फ बताना है। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 पे है कॉपर 2 क्लोराइड। अब ये मेंशन नहीं है कि ये एक्वस में है या मोल्टन है, तो हम इसे मोल्टन तस्वर कर लेते हैं। और नंबर 3 जो है वो है मोल्टन लेड 2 क्लोराइड ब्रोमाइड। तो होगा क्या कि ख़ास तौर पे स्पेशली ये दो लास्ट वाले ये देख लेंगे क्योंकि ये दोनों ही मोल्टन है। तो एट कैथोड क्या होगा, कॉपर क्लोराइड में कॉपर मेटल होगा डिपॉजिट कैथोड पर, और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ठीक है, और जब आप मोल्टन लेड ब्रोमाइड की बात करेंगे तो लेड क्योंकि मेटल है पॉजिटिवली चार्ज है, तो कैथोड पे लेड मेटल मिलेगी और एनोड पे ब्रोमीन गैस मिलेगी। अब आ जाए जनाब इधर जो पहले शुरू में लिखा डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये बिल्कुल वही है जो ऊपर आपने अभी यहाँ पर पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लास्ट कॉलम में। वहाँ पर थी इलेक्ट्रोलिसिस और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr, और यही चीज़ आपने पीछे भी पढ़ी हुई है कई दफ़ा। तो जनाब इस रेफरेंस से हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी इसका आंसर क्या होगा कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, पोटेशियम और क्लोराइड में से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। आपके पास बेसिकली वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी एट कैथोड और एट एनोड आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी।